हाय, वेलकम टू कहानी फिल्मी। आज मैं एक हॉरर और मिस्टीरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम मेहम है। मूवी की शुरुआत इस तरह होती है कि हमें ID7 या रेड आई वायरस के बारे में पता चलता है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। ये वायरस अपने होस्ट को मारता नहीं बल्कि न्यूरल पाथवेज को इन्फेक्ट करता है, जिससे वो अपनी सबसे गहरी और बुरी ख्वाहिशात पर अमल करने लगते हैं, जैसे कि कत्ल करने की चाहत। रेड आई का पहला कैरियर नेवल रेड था, जिसने ID7 से इन्फेक्ट होने के दौरान पहला मारूफ कत्ल किया, लेकिन उसके वकीलों ने उसे बेकसूर साबित कर दिया, ये दलील देकर कि ID7 के असर में आकर किए गए कामों की जिम्मेदारी इंसान पर नहीं डाली जा सकती। अब हमारी मुलाकात हमारे मरकजी किरदार डेरेक चो से होती है, जो TSC नाम की एक कंपनी में वकील है। उसने एक आम वर्कर की हैसियत से शुरुआत की और बेथकान मेहनत करके वो कामयाबी हासिल की जो उसके ख़ानदान ने कभी नहीं देखी थी। इतनी मेहनत के बावजूद उसे कभी उसका सिला नहीं मिला, जब तक कि उसने नेवल के केस में एक लूप होल नहीं ढूंढ लिया और उसे कत्ल से बरी नहीं करवा दिया। इस जीत की वजह से आखिरकार उसे एक बड़ी प्रमोशन और एक कीमती कॉर्नर ऑफिस मिल गई। मगर जैसे जैसे वो कॉरपोरेट लीडर पर आगे बढ़ता रहा, उसकी अंदरूनी इक़दार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। एक सुबह जब डेरिक अपने ऑफिस आता है तो उसकी मुलाकात मेलेनी नाम की एक बोरोवर से होती है, जिस पर लेट पेमेंट्स की वजह से घर खाली करने का खतरा मंडरा रहा है। वो 2 महीने की मोहलत मांगती है, लेकिन डेरिक कहता है कि ये फैसला करना उसके इख्तियार में नहीं, क्योंकि बैंक तो बस उनकी कंपनी का क्लाइंट। वो ये भी बताता है कि ये फैसला आयरीन स्मिथ ने किया है, जो TSC के एक पार्टनर है और जिसकी मुखालफत वो नहीं कर सकता। डेरिक इस औरत से जाने को कहता है, लेकिन वो बगैर आयरीन से मिले हिलने से इनकार कर देती है। कोई चारा न देखकर वो सिक्योरिटी को बुलाता है, जो मेलेनी को ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर कर देती है। इसके बाद डेरिक पानी का एक घूंट लेता है, ये जाने बगैर कि उसमें ID7 वायरस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट आकर उसे बताती है कि वांडा कार्प नाम के उनके एक बहुत अहम क्लाइंट से जुड़ी एक गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डेरिक ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी वांडा कार्प का कोई केस हैंडल नहीं किया था। इतने में हम देखते हैं कि वायरस पूरे ऑफिस में फैलने लगता है और लोगों की आंखें सुर्ख होने लगती हैं। अगले सीन में डेरिक ऊपरी मंजिल पर जाकर अपने सुपीरियर कैरा पावेल का सामना करता है। वो वांडा कार्प के मामले के बारे में पूछता है और ये जानना चाहता है कि उसे इस चीज़ का जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है जो उसने की ही नहीं। लेकिन कैरा उसके सामने सबूत पेश करती है कि वो केस उसे असाइन किया गया था, और ये साफ हो जाता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स को जाली बनाकर डेरिक को फंसाया। दरअसल उसने खुद एक केस में बड़ी गलती की थी और अब डेरिक को अपना बलि का बकरा बनाना चाहती थी। कैरा उसे जिम्मेदारी कबूल करने को कहती है और बदले में एक बड़ी रकम देने की पेशकश करती है, लेकिन डेरिक इनकार कर देता है और मुतालबा करता है कि वो दोनों ये मामला अपने बॉस के सामने रखें। फिर वो दोनों ऊपर डायरेक्टर के पेंट हाउस में जाने का फैसला करते हैं। एलिवेटर में कैरा अपना की कार्ड इस्तेमाल करके ऊपरी मंजिल का एक्सेस लेती है, क्योंकि सिर्फ उसी को वहां जाने की इजाज़त है। जब वो पहुंचते हैं तो डेरिक CEO जॉन टावर्स को बताता है कि कैरा ने डॉक्यूमेंट्स को जाली बनाया है और उसकी गलती का मलबा उस पर डाल रही है। मगर बॉस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे चले जाने को कहता है, ये बताते हुए कि उसे कैरा से तन्हाई में बात करनी है। ये सुनकर डेरिक मायूस हो जाता है, लेकिन उसके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं। वो फिर अपने दोस्त इवान के ऑफिस में रुककर कैरा की शिकायत करने लगता है। इवान ये जानकर नाराज़ हो जाता है कि उसने बगैर किसी हिकमत अमली के सीधे CEO के पास चला गया। वो उसे मशवरा देता है कि कैरा को कॉल करके कोई डील करने की कोशिश करे, लेकिन डेरिक बताता है कि कैरा ने पहले ही डील की पेशकश की थी जो उसने ठुकरा दी। उसी वक्त कैरा आती है और डेरिक को बताती है कि उसे निकाल दिया गया है, वो अभी अपना सामान बांधे और यहाँ से निकल जाए। हैरान डेरिक कहता है कि वो ये मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ले जाएगा, लेकिन कैरा उसे मजाक में उड़ाती हुई अपनी सुर्ख आंखें मिलती है। इतने में जॉन टावर्स अपने 9 पार्टनर्स के साथ मीटिंग में शिरकत करता है और तजवीज़ रखता है कि वांडा कार्प केस में गलती की वजह से डेरिक को निकाल दिया जाए। तमाम पार्टनर्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसके हक़ में वोट देते हैं, जिसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज का सरबराह लेस्टर मैकगिल आ जाता है। लेस्टर फिर डेरिक के ऑफिस में आता है और उसे सेवरेंस पे लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने को कहता है। डेरिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो उसमें एक बयान मिलता है जिसमें वो गलती की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले रहा होता है। डेरिक समझ जाता है कि अगर उसने दस्तखत किए तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और वो आगे किसी अच्छी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। बेबस होकर वो लेस्टर से मदद की इल्तिजा करता है, ये जानते हुए कि बोर्ड मेंबर्स उसकी सुनते हैं, मगर लेस्टर दखल देने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि ये उसका मामला नहीं। डेरिक दस्तखत करने से इनकार कर देता है तो एक गार्ड आकर उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है। उसी लम्हे बाहर एक स्वाट टीम आ जाती है और पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देती है, यानी डेरिक नहीं निकल सकता और ना ही कोई और। हेड एजेंट फिर जॉन की मीटिंग ऑफिस को वीडियो कॉल करता है और बताता है कि बिल्डिंग में ID7 वायरस का पता चला है, इसलिए बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम में एक एंटीडोट छोड़ा गया है जो 8 घंटों में वायरस के तमाम निशानात खत्म कर देगा। एजेंट ये भी ऐलान करता है कि किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं,
और बिल्डिंग अब ऑफिशियली क्वारंटाइन है। सबको सुकून से रहने की हिदायत दी जाती है क्योंकि इन्फेक्टेड लोग पुरशद्दुद रवैये और तेज़ मूड स्विंग्स दिखाएंगे। इतने में बिल्डिंग के अंदर तमाम एम्प्लॉइज़ जारहाना हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं। डेरिक फिर इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का फैसला करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने पेंट हाउस फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर में दाखिल होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर उसे बाहर खींच लेते हैं। सिक्योरिटी का सरबराह कोल्टन फिर उसे बेरहमी से मारने पीटने लगता है। दरअसल जॉन ने सिक्योरिटी टीम भेजी थी क्योंकि उसे शक था कि डेरिक उसे मारने आया है। वकील समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस अपनी नौकरी वापस मांगने आया था, मगर कोल्टन नहीं मानता। उसी वक्त इवान वहां धमकता है और अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से कोल्टन उसे दीवार से दे मार देता है और उसका सर एक कील पर लग जाता है, जिससे वो फौरन मर जाता है। डेरिक के सानहे से तबाह हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे, कोल्टन उसे प्रेस निकल से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद वो एक स्टोर रूम में होश में आता है और देखता है कि मेलेनी भी वहाँ है। वो फौरन उसके वहाँ पर जोर से मारती है और वकील भी जवाब में मुक्का मारता है। थोड़ी सी लड़ाई के बाद डेरिक अचानक मशवरा देता है कि वो दोनों मिलकर पेंट हाउस की तरफ चले। वो कहता है कि वहाँ उसे आयरीन स्मिथ मिलेगी, वो औरत जिसने उसे घर से निकाला था। मेलेनी पहले उस पर भरोसा करने से इनकार करती है, लेकिन सोच समझकर वो ये मौका लेने का फैसला करती है। उसके बाद डेरिक काम में लग जाता है और एक रस्सी, एक तख्ते और एक फ़ोन से देसी तरह का टेलीफोन बनाता है। फिर वो वांडा कार्प के डायरेक्टर को कांटेक्ट करता है और जॉन को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल कर लेता है। कॉल के दौरान डेरिक ये सच सामने लाता है कि उसकी कंपनी ने वांडा कार्प के केस को कैसे गलत तरीके से हैंडल किया, जिससे क्लाइंट को करोड़ों का नुकसान। वो ये भी बताता है कि उसके सुपीरियर्स ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और उसे कवर अप करने के लिए उसे एस्केप गोट बनाया। ये सब सुनकर वांडा कार्प का डायरेक्टर आग बगोला हो जाता है और फौरन टीएससी के साथ पार्टनरशिप खत्म कर देता है। वो वीडियो कॉल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है और कॉल खत्म कर देता है। ये देखकर जॉन का खून खोल जाता है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ग्रोह को डेरिक को फौरन मार डालने का हुक्म देता है। लेकिन हमारे हीरो ने पहले से इसका अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही गार्ड्स स्टोर रूम में दाखिल होते हैं, मेलेनी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और डेरिक उन्हें नॉकआउट कर देता है। फिर वो दोनों मुख्तलिफ औजारों को देसी हथियारों की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। डेरिक मेलेनी को बताता है कि उन्हें पेंट हाउस में दाखिल होने के लिए एक स्पेशल की कार्ड चाहिए क्योंकि एलिवेटर ऑपरेटर कोड नहीं दे रहा। उनके प्लान के मुताबिक पहले उन्हें लेस्टर के पास जाना है और उसका की कार्ड लेना है ताकि वो कैरा की फ्लोर तक पहुंच सके। फिर वहां से कैरा का की कार्ड लेना होगा, जिसे आखिरकार पेंट हाउस में दाखिला मिलेगा। जल्द ही वो दोनों छठी मंजिल पर पहुंचते हैं और मेलेनी लेस्टर को नेल गन से मारने की कोशिश करती है। वो हमला नाकाम बनाता है और फौरन अपने ऑफिस में बंद हो जाता है, लेकिन गुस्से में भरा डेरिक दरवाज़ा लात मारकर तोड़ देता है। वो दोनों फिर लेस्टर से की कार्ड मांगते हैं और वो मान जाते हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद वो अपनी जेब से कैंची निकालता है और डेरिक के हाथ में घोंप देता है। फिर वो मेलेनी की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि लेस्टर कामयाब हो जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हे में वो एक सर्कुलर से उठाकर उसे चीर डालता है। ऊपर जाने से पहले डेरिक लेस्टर की लाश की वीडियो जॉन को भेजता है और उसे खबरदार करता है कि वो अगला है। ये देखकर बॉस घबरा जाता है और फौरन कैरा को कॉल करता है और बताता है कि डेरिक उसके ऑफिस की तरफ आ रहा है। वो उसे की कार्ड तबाह करने की ताकीद करता है ताकि डेरिक पेंट हाउस तक न पहुंच सके। कैरा पहले इनकार करती है क्योंकि ये उसका वाहिद बरतरी का जरिया है, लेकिन जब जॉन उसे पार्टनर बनाने की पेशकश करता है तो वो फौरन मान जाती है, मगर फ़ोन रखते ही उसे दोबारा सोचना पड़ता है। वो की कार्ड अपनी असिस्टेंट मैग को दे देती है और इसे कहीं छुपा देने को कहती है, ये बताए बगैर कि वो जगह कहाँ है। इतने में जॉन पूरे स्टाफ को मैसेज भेजता है और जो भी डेरिक को मार देगा उसे $4,50,000 देने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैरा की फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उसने पहले से एम्प्लॉइज़ की एक टीम अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठी कर रखी है। कैरा और मैग भाग जाते हैं जबकि डेरिक और मेलेनी एम्प्लॉइज से लड़ रहे होते हैं। एक लंबी और खूनरेज लड़ाई के बाद वो दोनों तमाम एम्प्लॉइज़ को ख़त्म कर देते हैं। फिर वो कैरा के ऑफिस में जाते हैं और की कार्ड मांगते हैं, जो वो पहले देने से इनकार करती है। लेकिन जब डेरिक उसे मारने के लिए करीब आता है तो उसके पास मारने के सिवा कोई चारा नहीं आता। कैरा फिर मैग को बुलाती है और की कार्ड वापस करने को कहती है। असिस्टेंट मान तो जाती है, लेकिन जल्दी से एक जले हुए प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाती है जो सबको हैरान कर देता है। मैग बताती है कि ऊपरी लोगों को पहले से शक था कि कैरा दगा देगी, इसलिए उन्होंने उसे प्रमोशन की पेशकश की ताकि वो की कार्ड तबाह कर दे। ये इंकशाफ दोनों औरतों के दरमियान तेज़ बहस को जन्म देता है, जो आखिरकार मैग के कैरा को कैंची से मारकर खत्म होती है। अब कैरा और उसका की कार्ड दोनों चले गए तो वो दोनों आईटी वाले रे के पास जाते हैं और आयरीन स्मिथ के कंप्यूटर हैक करने में मदद मांगते हैं। रे खुशी खुशी मान जाता है और उस बूढ़ी औरत के कंप्यूटर में वायरस भेज देता है, जो वो बगैर शक किए डाउनलोड कर लेती है।
वायरस उसके कंप्यूटर का सारा डेटा मिटा देता है, लेकिन रे पहले से बैकअप महफूज कर लेता है। उसके बाद आयरीन रे को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन डेरिक उठाता है और उसे बताता है कि उसका कंप्यूटर हैक हो गया। वो मुतालबा करता है कि अगर वो अपना डेटा वापस चाहती है तो नीचे आकर अपना की कार्ड दे दे। परेशान आयरीन जॉन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो नीचे जा रही है। वो वाज़े तौर पर मुखालफत करता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि उसके पास प्लान है। जल्द ही आयरीन एक कॉन्फ्रेंस रूम में उन दोनों से मिलती है, जहां वो मेज़ के नीचे छुपी बंदूक ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ये पता चलता है कि डेरिक पहले ही वो बंदूक वहां से निकाल चुका है। आयरीन फिर अपना की कार्ड ले लेती है और अपनी हार्ड ड्राइव की कॉपी मांगती है, लेकिन मेलेनी इसरार करती है कि वो उसके मॉर्गेज पर भी दस्तखत करे। इस पर बूढ़ी औरत हंसती है और कहती है कि अगर वो अभी भी दस्तखत कर दे तो बाद में कह सकती है कि यह वायरस के असर में किया गया था, इसलिए ये गैर मौसर हो जाएगा। ये सुनकर मेलेनी इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो लैपटॉप तोड़ देती है जिसमें आयरीन का सारा डेटा था। वो डेरिक को भी कमरे से जाने को कहती है, ये कहते हुए कि वो बूढ़ी औरत से अकेले निपटेगी। लेकिन जैसे ही डेरिक जाने की कोशिश करता है, ओल्टन उस पर हमला कर देता है, जो दरवाजे के बाहर छुपा इंतजार कर रहा था। इतने में कमरे के अंदर दोनों औरतें लड़ पड़ती हैं और मेलेनी आखिरकार ऊपर आ जाती है। वो आयरीन को मारने ही वाली होती है कि वो अचानक बताती है कि की कार्ड के साथ एक एक्सेस कोड भी ज़रूरी है, जिसके बगैर की कार्ड बेकार है। दूसरी तरफ कोल्टन एक पेपर स्प्रे निकालता है और डेरिक की आंखें जलाने की तैयारी करता है, लेकिन हमारा हीरो वो लिक्विड अपने मुंह में ले लेता है और सीधे कोल्टन के चेहरे पर थूक देता है, जिससे वो चीखें मारता हुआ पीछे हट जाता है। उसके बाद डेरिक आयरीन से एक्सेस कोड मांगता है, लेकिन वो शर्त लगाती है कि पहले मेलेनी को इसे सौंपा जाए। वो मेलेनी से अपना सारा डेटा तबाह करने का बदला लेना चाहती है। क्वारंटीन ख़त्म होने में सिर्फ 25 मिनट बाकी है और डेरिक मुश्किल फैसला करता है अपनी नई साथी के साथ गद्दारी का। वो फ़ौरन मेलेनी को मुक्का मार देता है और उसे कुर्सी से मार देता है। वो उसे गद्दार कहती है और गालियाँ देती है, लेकिन वो बस जाने से पहले उसे किस कर लेता है। उसके बाद डेरिक आयरीन के साथ एलिवेटर में जाता है, जो पेंट हाउस का एक्सेस कोड डालती है, लेकिन दरवाजे बंद होने से पहले वो उसे अपने हाथ में कुछ नट बोल्ट दिखाता है, जो उस कुर्सी से थे जिससे मेलेनी बनी थी। दरअसल उसने उन्हें बांधते वक्त ढीला छोड़ दिया था। इस तरह मेलेनी आसानी से आज़ाद हो जाती है और आयरीन को हथौड़े से मार देती है, जबकि डेरिक दूर से ही शोर सुनकर मुस्कुराता रहता है। चंद लम्हों बाद डेरिक आखिरकार पेंट हाउस पर पहुंच जाता है, जहां बोर्ड उसका शैंपेन और तालियां से इस्तेमाल करती है और वो उसकी कोशिशों को सराहते हैं। और जॉन उसे पार्टनरशिप की पेशकश करता है, जो डेरिक के सपनों से भी बढ़कर है, लेकिन वो ये पेशकश ठुकरा देता है, जिसके बाद उस और सीईओ के दरमियान एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबी और सख्त लड़ाई के बाद डेरिक बोर्ड मेंबर से पूछता है कि क्या वो चाहते हैं कि वो जॉन को मार दे, और वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसके हक में वोट देते हैं। उसके बाद वकील अपने बॉस को रेलिंग से नीचे फेंक देता है और ठीक उसी वक्त क्वारंटीन खत्म हो जाती है। हंगामा खत्म होने के बाद डेरिक 8 बोर्ड मेंबर्स के सामने आता है और अपनी सूरत हाल बयान करता है। वो उसे अगला सीईओ बनाने की पेशकश करते हैं, जो वो बिला झिझक कबूल कर लेता है। अपने पहले काम के तौर पर वो मेलेनी का कर्ज बढ़ा देता है, जिसके फौरन बाद वो बोर्ड को बताता है कि वो ये काम छोड़ रहा है। आखिरी सीन में चंद दिन गुजर जाते हैं और सीडीसी ऐलान करती है कि टीएससी में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने आखिरकार एक वैक्सीन तैयार कर लिया। फिर हम डेरिक और मेलेनी को एक आर्ट क्लास में सुकून से पेंटिंग करते हुए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो आप साथ हैं।